आज ये करेंट अफेयर्स सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो वीडियोस और आ चुकी हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर के जरूर देख लीजिए। तो प्रारंभ करते हैं आज का ये सीरीज। पहला सवाल है हमारा, मोढेरा जिसे भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? मोढेरा किस राज्य में है? सही उत्तर है हमारा गुजरात। मोढेरा गांव ये गुजरात में है। मोढेरा बहुत फेमस है। एग्जाम में पूछा जाता है कि मोढेरा जो है आ, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। अर्थात मोढेरा पहले से ही फेमस है किसके लिए? सूर्य मंदिर के लिए। और अभी हाल ही में और प्रसिद्धि मिला है किस लिए? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इन्हें हाल ही में भारत का पहला सौर गांव घोषित किया गया है। अर्थात ये एक ऐसा गांव है जहां 24 घंटे सौर प्लेट के माध्यम से पूरे गांव को विद्युत उपलब्ध करवाया जाएगा। तो भारत का पहला सौर गांव मोढेरा कहाँ है? गुजरात में। मोढेरा और किस लिए प्रसिद्ध है? तो सूर्य मंदिर के लिए। मोढेरा का सूर्य मंदिर। याद रखिएगा, राजस्थान भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है। भारत में सबसे ज्यादा सौर उत्पादन करने वाला राज्य वर्तमान में कौन है? राजस्थान। देखिए डाटा कुछ चेंज होता रहता है। पिछला क्लास में शायद मैंने बता दिया था कि यूरेनियम का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है झारखंड। नहीं, झारखंड दूसरे स्थान पर है। पहला उत्तर होगा हमारा आंध्र प्रदेश। तो अगर उस तरीके का कुछ आप लोग लिखे होंगे तो उसको सही कर लीजिएगा। राजस्थान सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत में पहला राज्य है। ठीक है। नोट में कुछ लिखा हुआ है, सौर प्लेट में कई सौर सेल होती है। याद रखिएगा, एक सौर प्लेट, ये सौर प्लेट है तो इसमें कई सेल लगे होते हैं और सभी सेलों का जो समूह है उसी को कहा जाता है सौर प्लेट। और इसी सौर प्लेट को, सौर प्लेट में जो सौर सेल्स होते हैं उसे फोटोवोल्टीय सेल भी कहा जाता है। यानी कि जो सौर सेल है उसे फोटोवोल्टीय सेल भी कहते हैं। और सेलों का जब समूहन किया जाएगा, यानी कि कई सेल जब आपस में मिलेंगे तब जिसका निर्माण होगा उसे कहा जाएगा सौर प्लेट। यानी कि ये संयुक्त रूप से विद्युत का उत्पादन करेगा। कैसे? तो याद रखिएगा, सौर प्लेट सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सूर्य का प्रकाश पड़ेगा इस प्लेट पर, यह सौर ऊर्जा हो गया। और इस सौर ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा, यानी कि इसके माध्यम से जो घर में बल्ब जलेगा वो तो विद्युत से ही जलेगा। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम सौर प्लेट करता है। और ये सौर प्लेट बना किससे होता है? तो सिलिकॉन और कांच से। याद रखिएगा, सौर प्लेट को बनाने में एग्जाम में पूछा जाता है किसका यूज किया जाता है? सिलिकॉन का। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन है हमारे पास। सही उत्तर हो जाएगा बोलकर तुर्क, या बोलकर टर्क भी बोला जाता है। कहीं तुर्क लिख देगा या टर्क। बोलकर टर्क। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस। अभी कौन है संयुक्त राष्ट्र का महासचिव? एंटोनियो गुटेरस। ये एंटोनियो गुटेरस कहाँ के? पुर्तगाल के हैं ये। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने ऑस्ट्रिया के बोल्कर टर्क को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है। कौन है अभी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के परिषद के जो नए उच्चायुक्त हैं? बोल्कर टर्क। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, अर्थात संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसकी स्थापना किस लिए हुआ है? विश्व में लोगों के जो मानव के अधिकार हैं, यानी कि मानव के रूप में आपने जन्म लिया है तो जन्म के साथ जो कुछ अधिकार आपको मिलता है, जैसे आपके जीवन जीने का अधिकार, तो मानव के और भी कई अधिकार हैं।
कपड़ा का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, आवास का अधिकार है, ये सब मानव का अपना अधिकार है, मानव अधिकार। तो ऐसे अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कहीं पे किसी के मानव अधिकार का हनन ना हो, इसके लिए यूएनएचआरसी का गठन किया गया है। किस वर्ष? 2006 में। और यूएनएचआरसी का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ऑक्टोपस जो हाल ही में जो सुर्खियों में है, किससे संबंधित है? ऑपरेशन ऑक्टोपस बीएसएफ का मिशन है, बीएसएफ ने चलाया, इंडियन आर्मी ने चलाया, सीआरपीएफ ने, आईटीबीपी ने, किसने? सही उत्तर हो जाएगा हमारा सीआरपीएफ। ऑपरेशन ऑक्टोपस, ये ऑपरेशन ऑक्टोपस दोनों का सम्मिलित मिशन था। किसका? झारखंड पुलिस का और सीआरपीएफ का। ये जो मिशन है ये नक्सल विरोधी अभियान था। यानी कि जो नक्सलाइट, आप जानते हैं झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, ये सब नक्सलाइट से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ऐसे जो राज्य हैं, ऐसे राज्यों में से ही एक राज्य है झारखंड। झारखंड की पुलिस और सीआरपीएफ ने मिल करके नक्सल विरोधी अभियान को रोकने के लिए, यानी कि नक्सलियों को रोकने के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस को चलाया था। ये ऑपरेशन ऑक्टोपस चला कहाँ है? झारखंड का एक पार्टिकुलर जो जिला है जिसका नाम है लातेहार जिला। लातेहार जिले के बूढ़ा पहाड़ी क्षेत्र में जो है नक्सल विरोधी अभियान के लिए यह मिशन चलाया गया था। और इसमें झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ को सफलता भी मिला। क्यों, कैसे मिला? 106 लैंड माइन्स, यानी आप जानते हैं बम वगैरह जो है आपका मिट्टी के अंदर जो है बिछा दिया जाता है, जैसे ही पैर रखा उड़ा दिया। तो ये लैंड माइन्स, 360 से ज्यादा कारतूस, बम, विभिन्न प्रकार के विस्फोटक बरामद किए हैं, यानी कि ये मिशन सक्सेस रहा। हाँ, नक्सलाइट क्या है तो याद रखिएगा, नक्सलाइट शब्द जो है ये पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से उत्पन्न हुआ है। अब ये नक्सलवाड़ी कौन है? नक्सलवाड़ी के बारे में अगर आप जानिएगा तो ये सिलीगुड़ी के पास एक क्षेत्र है जिसका नाम है नक्सलवाड़ी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के निकट। तो यहीं पे जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दो नेता चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 ईस्वी में भारत की सत्ता के विरुद्ध जो है एक आंदोलन चलाया था। उसी आंदोलन में जो है इन्होंने नक्सलाइट का स्थापना किया था। नक्सलाइट का काम क्या होता है? इन्होंने, देखिए, ये चारू मजूमदार और कानू सान्याल का कहना था कि भारत की जो सरकार है, ये सरकार सभी लोगों के लिए काम नहीं करती है, पार्टिकुलर कुछ लोगों के लिए काम करती है। ये गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए कोई काम नहीं करती है। तो हम किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा ताकि हम सरकार के विरोध में जो है, इस सरकार का विरोध करके सरकार को बाहर कर सके और अपनी सरकार बना सके। और एक ऐसी सरकार होगी जहां सभी को समानता के साथ जो है समानता का अधिकार मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सभी को रोजगार मिलेगा। इसीलिए जो है आपका चारू मजूमदार और कानू सोन्याल ने जो है नक्सलवादी, आपका नक्सलाइट का स्थापना, नक्सलवाद का स्थापना किया था। और इसी नक्सलाइट को जो है, नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप जानते हैं चीन का, आधुनिक चीन का निर्माता किसे माना जाता है? माओ त्से तुंग। ये माओ त्से तुंग याद रखिएगा, इसे आधुनिक चीन का निर्माता कहते हैं। ये माओ त्से तुंग के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था चाइना में। और ये जो माओ त्से तुंग है, इन्हीं से प्रभावित हो करके इन लोगों ने जो है नक्सलवाद को माओवाद भी नाम दिया। क्यों? क्योंकि माओ के जो है सिद्धांत से ये लोग प्रेरित थे। इसीलिए नक्सलवाद को, नक्सलवादी से स्टार्ट हुआ इसीलिए नक्सलवाद। और जो धारणा, जिस धारणा का ये लोग समर्थन करते थे वो धारणा था माओ त्से तुंग का, इसीलिए इसे कहा गया माओवाद। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आई टू हैड अ ड्रीम निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? चार ऑप्शन है हमारे पास। सही उत्तर है वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को आप जानते हैं, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है भारत में। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति कहने का मतलब दूध, श्वेत मतलब दूध, दूध से संबंधित क्रांति के लिए जाना जाता है वर्गीज कुरियन को।
इन्होंने जिसने भारत को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक के रूप में उभरने में मदद किया था। भारत को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया था किसने? डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, यानी कि दूध के क्षेत्र में जो क्रांति आया उनका जनक वर्गीज कुरियन को ही माना जाता है। इसके लिए इन्होंने एक मिशन चलाया था। उस मिशन का नाम क्या था? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के नाम से इन्होंने एक योजना चलाया था। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। और इसे किसे जाना जाता है दूध उत्पादन के लिए? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने सिर्फ इतना ही नहीं, 1979 में इन्होंने धारा कंपनी को भी लॉन्च किया है। आप जानते हैं धारा जो तेल वगैरह का यूज करते हैं, ये धारा के भी संस्थापक जो है वो किसे माना जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने अपने कार्यकाल के दौरान कई सम्मान, इन्हें बहुत सारा सम्मान मिला है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है, पद्म विभूषण पुरस्कार, कई बड़े पुरस्कार इन्हें अपने कार्य के लिए मिले हैं। भारत विश्व में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करता है, लेकिन याद रखिएगा गाय का दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? अमेरिका। और भैंस के दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत करता है। लेकिन ऑल ओवर सब दूध मिला दे तो सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में ही होता है। गाय का दूध भले अमेरिका है, लेकिन ऑल ओवर अगर दूध मिला दे तो उसके लिए भारत ही जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा दूध कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा, आईएनएस विक्रांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट है, आईएनएस विक्रांत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के स्पेशल स्टील से निर्मित किया गया है। सेल द्वारा बनाए गए स्पेशल जो स्टील है उससे निर्मित किया गया है। पहला ऑप्शन है हमारा। दूसरा है, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में तैयार किया गया है। अब बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है? दोनों सही हो सकता है, दोनों गलत हो सकता है। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? एक और दो, दोनों सही है। दोनों सही है। देखिए व्याख्या, प्रधानमंत्री हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो है 2 सितंबर 2022 को स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि इसे पूर्ण रूप से हम लोगों ने बनाया है। आईएनएस विक्रांत भारत में निर्मित पहला जो है स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये देख सकते हैं इमेज, ये है आपका आईएनएस विक्रांत। इसे पूरा पूरा हम लोगों ने बनाया। ये देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये अपने आप में जो है एक छोटा सा मोहल्ले के समान है। अब ऐसे समझिए इसके ऊपर जो है आपका कई सारे फाइटर प्लेन वगैरह रहेंगे। ये रनवे है, यहाँ से जो है आपका फाइटर प्लेन वगैरह उड़ाया जाएगा। ये कोई छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। ये एक क्रिकेट ग्राउंड के समान होता है, ये बहुत बड़ा होता है। तो आईएनएस विक्रांत है हमारा पहला स्वदेश निर्मित जो है एयरक्राफ्ट। इसे कहाँ बनाया गया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो है इसे बनाया गया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है आईएनएस विक्रांत को। और भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। याद रखिएगा देश का सार्वजनिक क्षेत्र का जो महारत्न कंपनी है स्टील, सेल, स्टील उत्पादन कंपनी सेल, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल के द्वारा जो है इसके जितने भी आप स्टील देख रहे हैं, इसको बनाने में जो भी स्टील का प्रयोग किया गया है, मेटल का प्रयोग किया गया, वो कहाँ से आया है? सेल से आया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इसको प्रोवाइड करवाया है, याद रहेगा। भारत के पास वर्तमान में 2 विमान वाहक पोत है, एक है आईएनएस विक्रमादित्य और अभी हाल ही में शामिल हुआ है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रमादित्य को हम लोगों ने रूस से खरीदा था, लेकिन आईएनएस विक्रमादित्य जो आईएनएस विक्रांत जो है यह हमारा अपना बनाया गया है। चीन के पास भी अभी वर्तमान में 3 एयरक्राफ्ट है, 2 ही था, हाल ही में इनका भी एक शामिल हुआ है जिसका नाम है फुजियान। क्वेश्चन पूछेगा फुजियान क्या है, किस देश का है? तो याद रखिएगा फुजियान जो है एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। किसका है? तो चाइना का है। और चाइना के पास वर्तमान में 3 एयरक्राफ्ट है और हमारे पास हैं 2। ये आपका समुद्र में जो है निगरानी के लिए अगर कोई समुद्र से आक्रमण करे तो उस कंडीशन में हम लोग इस विमान वाहक पोत का प्रयोग करते हैं। ये बहुत शक्तिशाली होता है। बहुत सारे देश हैं
बहुत सारे शक्तिशाली देश है जिनके पास ये नहीं है, बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, इसीलिए कुछ ही देश इसको अफोर्ड भी कर पाते हैं। अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, कितना? टोटल 11। अगला प्रश्न है हमारा, आर्टेमिस 1 मिशन का संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। यानी कि आर्टेमिस 1 मिशन से संबंधित जो कथन है उसमें से कौन सा सही है, ये पूछा है। यह मिशन चीन का एक मानव रहित अंतरिक्ष मिशन है, पहला ऑप्शन है। दूसरा है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का मंगल मिशन है। क्या हो जाएगा सही आंसर? ना तो एक ना ही दो। यह चीन का मिशन नहीं है, यह किसका मिशन है? यह है यूएसए का मिशन। लेकिन यूएसए इससे मंगल में नहीं जाएगा, यूएसए इसको लेकर के कहाँ जाएगा? इस मिशन के माध्यम से जाएगा चंद्रमा में। यानी कि दोनों कथन गलत हो गया हमारा। आर्टेमिस 1 नासा का मानव रहित मिशन है। यह मिशन नासा का है और किसके लिए है? तो याद रखिएगा, यह चंद्रमा के लिए है। यह मिशन जो है नासा भेज रहा है किस यान से? अब मिशन का नाम है ये, लेकिन इस मिशन के द्वारा जो चंद्रमा पर जो कदम रखा जाएगा अमेरिका के द्वारा, तो यहां से कुछ तो आपका वाहन के रूप में कुछ तो भेजना पड़ेगा ना। तो उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जो इस मिशन के तहत चंद्रमा पर जाएगा? उसका नाम है ओरियन अंतरिक्ष यान। और यह मिशन जो है अमेरिका के लगभग 50 साल के बाद भेजा जा रहा है। इससे पहले अपोलो मिशन भेजा गया था। अपोलो मिशन 1969 में भेजा गया था। अमेरिका पहला देश था जिसने चंद्रमा पर जो है अपना आदमी उतारा था। कब? 1969 में। और उतरने वाले व्यक्ति का नाम कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। किस यान से गया था? तो अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान से गया था। अकेले नहीं गए थे, इसके साथ बताया जाता और 11 व्यक्ति गए थे, लेकिन एक अन्य व्यक्ति जो इसके बाद चंद्रमा पे कदम रखा था उनका नाम था एडविन एल्ड्रिन। क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर कहाँ है? तो चंद्रमा में है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी इन्होंने ही नाम दिया है, ये वही क्षेत्र है जहां नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार कदम रखा था। इसीलिए एग्जाम में पूछ देता है शांति का सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? तो चंद्रमा में। तो याद रखिएगा, चंद्रमा में कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और इसी के बाद जो व्यक्ति कदम रखा था उसका नाम है एडविन एल्ड्रिन। और ये किस वर्ष गया था चंद्रमा पे कदम? भारत मतलब किसी व्यक्ति ने कब रखा? 1969। किस यान के द्वारा? तो अपोलो 11। बहुत सारा देश जा चुका है, सोवियत संघ जा चुका है चंद्रमा में, यूएसए जा चुका है, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी जा चुका है, जापान जा चुका है, भारत जा चुका है, चाइना जा चुका है, इजराइल जा चुका है। चंद्रमा पे गया है, लेकिन चंद्रमा पे कदम रखा है, याद रखिएगा, यूएसए और सोवियत संघ। भारत भी गया है चंद्रमा में। चंद्र मिशन 1 के द्वारा भारत पहली बार चंद्रमा पे गया था। कब? 2008 में। 22 अक्टूबर 2008 में भारत चंद्रमा पर गया था, लेकिन चंद्रमा पर कदम नहीं रखा था, वहां कोई मानव नहीं गया था। चंद्र मिशन 2 हाल ही में हम लोगों ने मानव के जगह जो है रोवर को भेजा था, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा था हमारा चंद्र मिशन 2। चंद्र मिशन 2 को हम लोगों ने कब लॉन्च किया था? जुलाई 2019 में। एकदम डेट याद रखना है, ये सब एग्जाम में खूब पूछता है। चंद्र मिशन 1 22 अक्टूबर 2008, चंद्र मिशन 2 22 जुलाई 2019। चंद्र मिशन 2 को किस यान से भेजा गया था? जीएसएलवी मार्क 3 से। कहां से भेजा गया था? श्रीहरिकोटा से। याद रखिएगा, ये श्रीहरिकोटा क्या है? याद रखिएगा, भारत का इसरो जितना भी उपग्रह बनाता है उन सभी को प्रक्षेपित करने के लिए, उपग्रह को प्रक्षेपित करने का जो सेंटर है वो है श्रीहरिकोटा में, और उसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। याद रहेगा इतना सारा बात। 7वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। फीफा की स्थापना 1904 ईस्वी में हुई थी, पहला कथन है हमारा। दूसरा है, फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में ब्राजील के पास सबसे ज्यादा खिताब है, ब्राजील ने रिकॉर्ड 7 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। कौन सही है कौन गलत? दोनों सही है, दोनों गलत। क्या है? पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि भैया ब्राजील ने सबसे ज्यादा बार तो जीता है, लेकिन 7 बार नहीं जीता है। कितना बार जीता है? तो 5 बार। 7 बार नहीं जीता है, कितना बार जीता है? 5 बार जीता है। इसीलिए पहला कथन मेरा सही था। अब देखिए यहाँ फीफा, फीफा का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल
एसोसिएशन। यह फुटबॉल का जो है सबसे बड़ी संस्था है। जैसे आईसीसी क्रिकेट का सबसे बड़ा संस्था है, उसी प्रकार से फीफा फुटबॉल का सबसे बड़ा संस्था है। फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इतिहास में सबसे ज्यादा बार कौन जीता है? ब्राजील। कितना बार? 5 बार जीता है फीफा विश्व कप। फीफा की स्थापना, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना 1904 में हुआ है। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। ज्यूरिख कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ज्यूरिख इसमें लिखा हुआ है, ज्यूरिख भी बोला जाता है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। पहला फीफा विश्व कप का आयोजन कब हुआ था? 1930 में। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? उरुग्वे में। दक्षिण अमेरिकी एक देश है उरुग्वे। इसी उरुग्वे में जो है 1930 में फीफा विश्व कप का पहली बार आयोजन हुआ, और पहला देश भी उरुग्वे ही था जिन्होंने इस विश्व कप को जीता था। यानी हुआ उरुग्वे में, जीता भी उरुग्वे। कब? 1930। इस बार यानी कि 2022 अभी चल रहा है, 2022 में फीफा भी चल रहा है। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? कतर में। इस बार फीफा का आयोजन किया जा रहा है कतर में। इसका शुभंकर क्या है? लाइव। अब लाइव होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब जीवित या आपका कुछ उस तरीके का नहीं। लाइव का अर्थ क्या है? लाइव एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है विशेष गुण और क्षमता वाला प्लेयर। ठीक है। 2026 में अगला फीफा होगा, हर 4 साल बाद होता है। तो 2026 में अगला फीफा जो है उत्तरी अमेरिका के 3 देशों में किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। उत्तरी अमेरिका का 3 देश कौन कौन सा? कनाडा, मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। 8वां नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बताइए सही उत्तर क्या होगा? जर्मनी का पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल जो है जर्मनी की पहली महिला चांसलर है। इन्होंने चांसलर रहते हुए 2021 तक यह चांसलर रही है। चांसलर रहते हुए इन्होंने क्या किया है? जो भी शरणार्थी हैं, शरणार्थियों को, यानी कि जैसे अफ्रीकन कंट्री वगैरह देखिएगा, कुछ एशियन कंट्री जो अनस्टेबल है वहां से, और खास करके अभी हाल ही में जैसे देखिए यूक्रेन वाला युद्ध चल रहा है, तो जिस देश में समस्या होता है तो वहां से लोग जो है पलायन करते हैं, रोटी के लिए, घर के लिए, आवास के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो ऐसे शरणार्थियों को जो किसी न किसी कारण से अपने देश में समस्या में रहे हों, वैसे शरणार्थियों को एंजेला मर्केल ने अपने जर्मनी में पनाह दिया है। इसीलिए वर्ष 2022 का यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है। जर्मनी की पहली महिला चांसलर रही हैं ये एंजेला मर्केल 2005 से 2021 तक। लेकिन वर्तमान में कौन है? ये 2022 चल रहा है, वर्तमान में कौन है वहां का चांसलर? तो ओलाफ सोल्ज। ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न है हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नियुक्ति के विषय में कौन सा कथन असत्य है? पहला है हमारा, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। सही है ये कथन हमारा। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। इनकी नियुक्ति अनुच्छेद 224 के मुताबिक किया जाता है। ये बात तो गलत है भैया, ये बात गलत है। इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 224 के तहत तो नहीं है। 224 के अंतर्गत नहीं, 124 के अंतर्गत किया जाता है। यह बात गलत है। उम्मीदवार कम से कम किसी हाईकोर्ट में 10 साल तक जज के रूप में कार्य कर चुके हो। 10 साल तक हाईकोर्ट के जज के रूप में नहीं भैया। देखिए ये भी कथन एक तरह से जो है गलत ही है। 10 साल तक नहीं, कम से कम 5 साल तक का जो है जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये भी कथन कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं, आप लोग थोड़ा सा हम बता देते हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है ये 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? डी.वाई. चंद्रचूड़। संविधान के 124 के प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा किसके तहत? 124 के तहत। ठीक है। न्यायाधीशों को नियुक्ति करने की व्यवस्था क्या है? इसको कहते हैं कोलेजियम प्रणाली। जो कोलेजियम है, कोलेजियम प्रणाली क्या होता है?
इसमें जो है आपका याद रखिएगा, इसमें टोटल 5 जजेस होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस होते हैं, जिसमें से एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, दूसरा जो अन्य 4 जजेस होते हैं वो वरिष्ठतम जजेस होते हैं। तो 4 वरिष्ठ जज और एक मुख्य जज मिल करके जो है किस न्यायाधीश को आपको कहाँ उसका ट्रांसफर करना है या नियुक्ति करना है, कौन अगला चीफ जस्टिस होगा, ये सब निर्णय कौन करता है? कोलोजियम। तो याद रखिएगा, जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस हैं, जस्टिसों की नियुक्ति और उसका ट्रांसफर का जो विधि है वो विधि कौन सा है? कोलोजियम विधि। अब आगे अगर पॉलिटी में हम पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी में और डिटेल में कभी अगर देंगे तो समझाएंगे इसको। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना है। बिल्कुल सही बात है, कोई विदेशी व्यक्ति तो भारत का चीफ जस्टिस नहीं ना बनेगा। हाँ, बन सकता है, अगर भारत की नागरिकता ले ले तो बन सकता है, लेकिन भारत का नागरिक तो होना चाहिए वर्तमान में। कम से कम किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक, देखिए वहां थोड़ा सा गलत लिखा गया था, तो याद रखिएगा 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में आप जज के रूप में कार्य करिए, या नहीं तो किसी भी हाई कोर्ट में आप 10 साल तक जो है कम से कम वकालत करिए। तो अगर 5 साल का कम से कम जज का एक्सपीरियंस है हाई कोर्ट में, या 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत का एक्सपीरियंस है, या राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि आप कानून का बहुत ज्यादा जानकार हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो है आपको राष्ट्रपति बना, सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं ना इतना में। अगला और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, कुशियारा नदी जो हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा है, निम्नलिखित में से कहां बहती है? भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल और भारत म्यांमार। सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश। कुशियारा नदी, देखिए ये जो कुशियारा नदी आप देख रहे हैं ना, ये कुशियारा नदी क्या है? अब शुरू से थोड़ा सा देखिए। भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित हुआ। इस बैठक में दोनों ने मिल करके एक मुद्दे पर बात किया, वो मुद्दा था कुशियारा नदी जल बंटवारा। यानी कुशियारा नदी का कितना जल भारत यूज करेगा, कितना जल बांग्लादेश यूज करेगा। ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा, ये जो कुशियारा नदी है, ये कुशियारा नदी बराक नदी जो मणिपुर से निकलती है, बराक नदी, उसकी एक धारा है। मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी जब भारत और बांग्लादेश सीमा पर पहुंचती है तो यहां ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक धारा को कहा जाता है सुरमा नदी, दूसरे धारा को कहा जाता है कुशियारा नदी। तो ये जो कुशियारा नदी है जो भारत से बांग्लादेश जाएंगी, इस नदी के जल बंटवारे को लेकर के हाल ही में जो है नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित किया गया था। किस वर्ष, किस माह? आपका 2022 के अगस्त माह में। तो कुशियारा नदी जल बंटवारा हाल ही भारत और बांग्लादेश के बीच। तो इस प्रकार का जो 10 क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैं सभी चीजों को डिटेल में आप लोगों को बता रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को जो है आप शेयर करिए, सब्सक्राइबर धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ाइए, तब हमको भी काम करने में आनंद आएगा। तो अगला वीडियो फिर आज यहीं तक।